हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 टू सत्ता के समकालीन केंद्र। इसमें हम यूरोपीय संघ के बारे में डिटेल से पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आसियान, चीन और भारत के बारे में, और भारत और आसियान के बीच कैसे कैसे संबंध रहे हैं और अब कैसे संबंध चल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आसियान के बारे में। आसियान के सबसे पहले हम देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या है। तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसको आसियान कहते हैं। एज यू नो दैट अगस्त 1967 में इस क्षेत्र में 5 देश शामिल हुए: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन देशों ने क्या किया था? बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके, साइन करके आसियान की स्थापना की थी। चलिए आसियान का झंडा देख लेते हैं। ये आसियान का झंडा है। अब आसियान का जो झंडा है वो धान की 10 बालियों से बना हुआ है। यह दक्षिण पूर्व एशियाई यानी आसियान के 10 देशों को प्रतिनिधित्व करता है, यानी 10 देशों को दर्शाता है। यह मित्रता और एकजुटता का साथ बने हैं, और वृत्त जो है, इसका जो सर्कल है वो आसियान की एकता का प्रतीक है। चलिए हम देख लेते हैं कि आसियान के मुख्य उद्देश्य यानी आसियान के क्या उद्देश्य हैं, किस लिए आसियान की स्थापना की गई। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य है कि सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, यानी जितने भी देश उसके अंदर शामिल हैं उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास हासिल करना, आर्थिक विकास के साथ साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी करना। नेक्स्ट है हमारा कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना, यानी टकराव रहित हम किसी भी मुद्दे को सुलझा सकते हैं। आसियान में एक ये भी उद्देश्य था कि शांति को बनाए रखना, बातचीत के तौर पर झगड़ों को सॉर्ट आउट करना। नेक्स्ट है हमारा आसियान शैली क्या है। आसियान शैली किसे कहते हैं? तो अनौपचारिक और टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया है। इसे ही आसियान शैली कहते हैं। यानी अगर मान लो कोई भी मुद्दा ऐसा है जिस पे लड़ाई हो सकती है, लेकिन आसियान ने उसे एक सहयोगात्मक और मेल मिलाप के ज़रिए, यानी बिना टकराव के उस मुद्दे को सॉर्ट आउट कर दिया। इसी को ही आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा आसियान के प्रमुख स्तंभ क्या है, मतलब प्रमुख पिलर जो बोलते हैं जिसको हम। तो आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ है। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, नेक्स्ट हमारा आसियान आर्थिक समुदाय और सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। 3 हमारे मुख्य स्तंभ हैं। चलिए इनके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। आसियान सुरक्षा समुदाय में क्या है कि क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित है, यानी जो भी क्षेत्रीय हमारे विवाद होते हैं उनको सैनिक टकराव तक ना ले जाना बल्कि बातचीत से ही सॉर्ट आउट कर लेना। आर्थिक में क्या है, देखो आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास करना। एक ऐसा बाजार उनके सामने प्रोवाइड कराना ताकि उनके आर्थिक वृद्धि हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। टकराव की जगह किसको बढ़ावा दिया जाए? बातचीत को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता, यानी आसियान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इसकी इतनी ज़रूरत है। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसे तेज़ी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित हो रही है। यानी आसियान की जो ये आर्थिक शक्ति है, इसने क्या किया है? दुनिया भर के सभी देशों को अपनी तरफ आकर्षित किया है कि वो आए और हमारे यहाँ पूंजी या निवेश करें या उनके साथ व्यापार करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। यानी उसने अब इन चारों मामलों में क्या किया है? एक मुक्त व्यापार बनाने की कोशिश की है। थर्ड पॉइंट हमारा अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है। इन दोनों ने भी इसमें मुक्त व्यापार की जो है वो इंटरेस्ट लिया है इसमें। 1991 के बाद क्या हुआ? भारत ने पूरब की ओर चलो की नीति, पूरब की ओर मतलब पूरब, ये जो आसियान में जितने भी देश शामिल है ये पूरब की ओर है, तो इसने पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई है भारत ने।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारत ने आसियान के 2 सदस्य देशों के साथ सिंगापुर और थाईलैंड के साथ क्या किया है, मुक्त व्यापार का समझौता भी किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत आसियान के साथ मुक्त व्यापार संधि करने पर प्रयास कर रहे हैं, यानी भारत चाहता है कि वो उनके साथ व्यापार करे। 7 पॉइंट है आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है, यानी वो कभी भी लड़ाई या सैनिक जो कार्रवाई उस पर बल नहीं देते, हमेशा संवाद, बातचीत पर या परामर्श पर ही नीति अपनाते हैं या उन पर ही जोर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है, यानी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी ये एक ऐसा मंच है जहां बातचीत के ज़रिए कोई मुद्दा सॉर्ट आउट किया जा सकता है या उस पर बातचीत की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हाल ही में क्या हुआ है कि भारत के जो प्रधानमंत्री ने आसियान के देशों की यात्रा की तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी समझौता किया है। ये हमारा पूरा आसियान के बारे में हो जाता है। आसियान क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसका उद्देश्य क्या है, कब इसकी स्थापना की गई, कौन कौन से देश इसमें शामिल है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा चीन के बारे में कि माओ के नेतृत्व में चीन का विकास कैसे हुआ या किस तरीके से माओ ने चीन का विकास किया। तो 1949 की क्रांति के द्वारा चीन ने साम्यवादी शासन की स्थापना की। पहले क्या था कि चीन में सिर्फ साम्यवादी शासन था, जहाँ सब चीज़ें क्या थी, सरकार के अंडर में होती थी, जैसे कि हमारा सोवियत संघ में था। और शुरू में यहाँ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, यानी यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ साम्यवादी व्यवस्था को ही यहाँ पर अपनाया गया था। लेकिन इसके कारण क्या होता है, चीन में निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। यानी देखो नीचे हम बताते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पर आई। पहली समस्या ये थी कि चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। यानी सबसे पहले उसने क्या किया कि एक मॉडल अपनाया समाजवादी, और उसमें उसने सारा का सारा जोर किसमें दिया, औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर, यानी हमारी ये जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री एरिया जो चीज़ें हैं सब इनों पर ही फोकस किया। तो इसी देश को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को जो उसने यूज़ किया था वो उद्योगों में ही लगा दिया। यानी जैसे सोवियत संघ में हुआ था कि उन्होंने सारे संसाधन अपने हथियारों पर लगा दिए और जो जनता की इच्छाएं वो पूरी हो ही नहीं पाई। सेम इसी तरह चीन में भी क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, अपने सारे संसाधनों का जो उपयोग किया था वो उद्योगों में ही लगा दिए। नेक्स्ट, तो ये पहली समस्या थी हमारे। नेक्स्ट है हमारे यहाँ चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजना का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया। अब जैसे उसने उद्योगों को इतना ज़्यादा उसने बढ़ावा दे दिया तो वो इन सब चीज़ों में इसने अपने लक्ष्यों को पूरा कर लिया, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा था, जैसे सबको ही पता है कि चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो इस वजह से क्या हो रहा था कि उसकी जनसंख्या के कारण में वहाँ पे दिक्कत, इनमें सुधारों की पहल कैसे हुई। अब जब इतनी दिक्कतों का वहाँ सामना होने लगा, लोगों को थोड़ी सी बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ा, तो अब देखो चीन में क्या क्या पहल की गई। तो सबसे पहले क्या हुआ, चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। अब क्या किया उसने, पहले साम्यवादी मॉडल था पूरा का पूरा, अब उसने क्या किया था 1972 में क्या किया, अपना आर्थिक एकांतवास खत्म किया। किसके साथ, अमेरिका के साथ उसने संबंध बनाना स्थापित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 73 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। उसके बाद उसने 1978 में तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने क्या किया, चीन में आर्थिक सुधारों और खुलेपन की नीति की घोषणा की। 1978 में कौन सी नीति अपनाई गई, खुले द्वार की नीति अपनाई गई। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, यानी खेती को प्राइवेट कर दिया गया। 1988 में क्या हुआ, उद्योगों को प्राइवेट कर दिया, जिसमें उसने SEZ के भी जो था उसकी स्थापना की थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद चीन 2001 में क्या हुआ, विश्व व्यापार का संगठन में शामिल हो गया, विश्व व्यापार संगठन में, और इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम बढ़ाया। यानी अब जो है दूसरे देश आकर चीन में भी निवेश कर सकते हैं।
फिर उसके बाद इसके नकारात्मक पहलू क्या हुआ, देखो हर चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट होता ही ज़रूर है। तो ये उसके सारे पॉजिटिव पॉइंट थे कि उसने क्या क्या किया, कैसे अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश की। उसके बाद हम यहाँ पे इसके नकारात्मक पॉइंट देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, वहाँ आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। यानी ऐसा नहीं है कि सभी सदस्यों को उसके आर्थिक विकास का लाभ प्राप्त हो। नेक्स्ट हमारा क्या था, पूंजीवादी तरीकों को अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ी। अब पहले क्या था, समाजवादी जब समाजवाद था तो सबको रोजगार मिल रहा था, क्योंकि सारे जो पैसे थे उन्होंने उद्योगों पर लगा दिए, तो सबको बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अब क्या हुआ, जब पूंजीवादी तरीके से हो गया, सब कुछ प्राइवेट होने लगा, तो बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई। थर्ड पॉइंट हमारा, वहाँ महिलाओं को रोजगार और काम करने के हालात को संतोषजनक यानी अच्छा नहीं माना जाता था कि महिलाएं जो हैं वो भी काम करें। फोर्थ पॉइंट हमारा, गांव व शहर के और तटीय एवं मुख्य भूमि पर रहने वाले जो लोग थे उनके बीच आय में अंतर भी देखा गया। यानी ऐसा तो नहीं है ना कि हर कोई सेम ही तरह से और सेम उनकी मनी हो, नहीं, क्योंकि अब सब कुछ क्या हो गया था, प्राइवेट होने लगा हुआ धीरे धीरे, तो उनकी आय में भी अंतर देखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विकास की गतिविधियों में पर्यावरण को काफ़ी हानि हुई। अब जैसे जैसे विकास होते गया, फैक्ट्रीज वाला इलाका जो है वो बढ़ता गया, वैसे वैसे जो है पर्यावरण को भी हानि होती गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा। अब क्या हुआ, वहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत और चीन के बारे में कि चीन के साथ भारत के कैसे संबंध हैं विवाद के क्षेत्र में और सहयोग के क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विवाद के क्षेत्र में चीन और भारत के साथ क्या क्या संबंध है। 1950 में देखो क्या हुआ, चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम बिगड़ गए। जब चीन ने 1950 में तिब्बत पर अटैक किया और उसे हड़पने की कोशिश की, उस दौरान भी क्या हुआ था कि भारत और चीन के बीच जो थे वो संबंध खराब हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। अब वो ज़बरदस्ती क्या था, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अपने अंडर में करना चाहता था। तो इसके लिए उसने क्या किया, भारत पर अटैक किया। 1962 में ये वॉर चला था, लड़ाई चली थी। तो उस दौरान क्या हुआ था, उस दौरान भी हमारे जो उसके साथ है संबंध वो बिगड़ गए भारत के। थर्ड पॉइंट हमारा, चीन जो है वो पाकिस्तान की मदद करता है और पाकिस्तान हम पर समय समय पर अटैक करता रहता है। तो इस दौरान भी क्या हुआ, हमारे उससे संबंध अच्छे नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का भी विरोध करता है। जब भी हमारे भारत में कोई परमाणु परीक्षण की बात हुई थी, उस दौरान भी उसने इसका विरोध किया। बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। बांग्लादेश और जो हमारा म्यांमार है वो किससे मिला हुआ है, हमारे भारत से इस तरफ के इलाके से मिला हुआ है, तो उससे भी क्या माना जाता है, इसको भारत के हितों के खिलाफ इसको माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हुआ था, एक आतंकी संगठन था जैश-ए-मोहम्मद। ये एक आतंकी संगठन है। ये किसने बताया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन ने क्या किया, उस पर वीटो पावर लगाकर इसको वहीं के वहीं रोक दिया। तो ये भी क्या बन जाता है, एक विवाद का मुद्दा बन जाता है। नेक्स्ट हमारा, भारत ने अहमद मसूद को आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव पेश किया था। तो उस पर भी चीन ने अपनी वीटो पावर का प्रयोग करके क्या करा, एक विवाद का मुद्दा स्थापित कर दिया। नेक्स्ट हमारा, चीन एक महत्वाकांक्षी योजना बना रहा है, वंस बेल्ट ऑन रोड। अब ये क्या है, ये एक सिल्क रोड, जैसे पहले हमारा सिल्क रोड था ना, व्यापार वाला, रेशम मार्ग भी बोलते हैं उसको हिंदी में, तो एक सिल्क रोड है, उसको क्या कर रहे हैं, सिल्क रोड का अब विस्तार करना चाह रहा है, जो सभी यूरोप अफ्रीका को देश को क्या करे, एक साथ जोड़े। तो सिल्क रोड को बनाने के लिए वो रोड जाएगा वो पीओके से होती गुजरेगी और उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर भी देखा जाता है कि इससे क्या होगा कि भारत जो है वो घिर जाएगा। तो ये सारे पॉइंट थे जिनके द्वारा भारत और चीन के बीच विवाद के मुद्दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, सहयोग के क्षेत्र में। अब कैसे भारत जो है वो सहयोग के क्षेत्र में आता जा रहा है चीन के साथ। तो देखिए 1970 के दशक में चीन के नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो रहे हैं। यानी आप विचारों को नहीं, आप जो नॉर्मल चल रहा है उसको देखते हुए चीन और भारत के जो
विवाद हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब देखें 1988 में क्या हुआ, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिससे सीमा विवाद कब से चला आ रहा है उस पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौता किया। यानी दोनों ही देशों ने समझौता किया है कि अब क्या होगा, संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा, तकनीकी विज्ञान का भी आदान प्रदान और उसमें सहयोग किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1999 में क्या हुआ, द्विपक्षीय व्यापार पर 30% क्या हुआ, सालाना दर में बढ़ोतरी हुई है दोनों देशों की। उसके बाद विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामलों में भी दोनों देश सहयोग द्वारा हल निकालने पर राजी हुए हैं। यानी अब क्या हुआ है कि धीरे धीरे जो है इन दोनों देशों के जो संबंध हैं वो बदलते जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के बातों से भी अग्री होते जा रहे हैं। जैसे विदेशों में जो ऊर्जा का सौदा हासिल करने के लिए या अन्य भी वो कोई व्यापारिक मामलों में भी उनकी जो है रजामंदी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक संगठनों के लिए नीतियां अपनाई गई हैं वैसी ही नीतियां चीन भी अपनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहीं पे हमारे जो ये चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो आ जाते हैं। इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप इन्हें भी पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा पेपर में कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं